उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बसपा पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक ऐसे ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यूपी में बसपा की सरकार बनती है तो ब्राह्मणों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम महापुरुषों के पार्क, प्रतिमा व संग्रहालय बनाने में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने में अपनी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सर समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी में उत्तर प्रदेश से बसपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने डंके की चोट पर अपनी सरकार के दौरान महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई और संग्रहालय बनवाए, पार्कों का निर्माण कराया। अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सरकार बनेगी तो पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने पर रहेगा। साथ ही मायावती ने कहा कि ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह 2022 में भी बसपा की सरकार बनेगी और उनका यह वादा है कि ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान व रोजी रोटी का वह पूरा ख्याल रखेंगी। पहले सपा और बाद में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ घटनाएं तो उनके साथ ऐसी हुई हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रही हैं। उन्होंने किसानों पर भी फोकस किया और कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कृषि कानून के जरिए उनकी जमीन छीनने की तैयारी शुरू कर दी। आंदोलन के बावजूद काले कानून को खत्म नहीं किया जा रहा है। यूपी में बसपा की सरकार आई तो निश्चित रूप से इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मायावती किसी सार्वजनिक कार्यक्रम मंच में दिखाई दी। बसपा ने 23 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। उसी कड़ी में लखनऊ में माल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का समापन किया गया। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार ने दलित आदिवासी समाज के धार्मिक संतों और गुरुओं का पूरा सम्मान किया है। अन्य वर्ग के लोगों के धार्मिक संत गुरुओं को भी सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण और सभी वर्ग के लोग मिलकर बसपा की सरकार बनाएंगे। 2007 की तरह इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती ने कहा कि पहले चरण में सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण वर्ग को सफलतापूर्वक जोड़ने का काम किया है। दूसरे चरण में छोटे शहरों और गांवों में युद्ध स्तर पर लोगों को बसपा से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। 2007 की तरह फिर से बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। प्रत्येक विधानसभा में ब्राह्मण समाज के 1000 कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। इस बार प्रबुद्ध वर्ग की महिला को भी पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम के साथ। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए बीएसपी संगठन व प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं महिलाएं तथा मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र एवं उनकी पूरी टीम का तथा साथ ही प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। और इन कार्यक्रमों में मेरे दिशा निर्देशन में श्री S.C. मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह
कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे तथा ना ही किसी के बहकावे में व ना ही किसी के प्रलोभन आदि में भी आएंगे। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है। जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और इन सब बातों का एहसास कराने तथा इन्हें फिर से बीजेपी व अन्य पार्टियों के भी बहकावे में नहीं आने तथा इनके विकास एवं उत्थान आदि के लिए भी इन्हें पुनः पार्टी में जोड़ने के लिए बीएसपी द्वारा व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी करने का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया गया है। और पहले चरण का ये कार्यक्रम प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काफ़ी सफल रहा है, जिसका आज मेरे द्वारा समापन भी किया जा रहा है। वैसे पार्टी के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी
कहना चाहती हूँ कि श्री एस.सी. मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ भी कहा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। और आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी, जिसके लिए अब इन लोगों को भी यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। और इसके लिए श्री एस.सी. मिश्र ने भी पार्टी के हर कार्यक्रम में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा प्रयास किया है, जिसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। और अब दूसरे चरण के तहत पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गांवों आदि में जाकर अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। अर्थात अब इन्हें भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। साथ ही इनकी सूची भी तैयार करनी है और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है। उसके बाद फिर इनको सामान्य सीटों में भी ये कार्य करना है, जिनका फिर बंद जगह पर श्री एस.सी. मिश्र व ब्राह्मण समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी कैडर कैंप लिया जाएगा, ताकि फिर वे अपनी विधानसभा में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से सही से जोड़ सके। इसके साथ साथ पहले चरण के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एस.सी. मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में पहले चरण के तहत खासकर रिजर्व सीटों को तैयार कर रहे पदाधिकारियों को भी ओबीसी व मुस्लिम समाज एवं क्षत्रिय समाज के लोगों को भी पूरे जी जान से उन्हें जोड़ने में लग जाना है, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। और अब मैं इस मौके पर मीडिया बंधुओं को भी अपनी पार्टी के संबंध में ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व सिद्धांतों पर चलने वाली देश की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि बीएसपी जो कहती है
तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। यही बीएसपी की खास राजनीतिक पहचान भी है। और इसी आधार पर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने अपनी 4 बार रही सरकार भी, 4 बार बनी सरकार भी चला कर दिखाई है। और इस दौरान हमने सभी जाति व धर्म के लोगों की सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि पर पूरा ध्यान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों की तरह ना तो कभी हवाई बातें की हैं तथा ना ही चुनाव के समय में किस्म किस्म के प्रलोभन भरे आश्वासन आदि देकर जनता को छलने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी के चारों रही सरकारों ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित एवं कल्याण में जमीनी तौर पर ही कार्य करके दिखाए हैं। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की यहाँ प्रदेश में पहली सरकार बनी थी, तो तब उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए सरकार बनते ही हमने बिना मांग किए ही सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अपर कास्ट समाज के लिए सरकारी भर्ती पर वर्षों से लगे प्रतिबंध को तत्काल हटा के उन्हें बड़ी संख्या में स्थायी सरकारी नौकरी दिए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक नए पद सृजित करके उन पर नियुक्ति करने का भी ऐतिहासिक काम किया, जिससे सभी वर्गों व धर्मों के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। इसके अलावा प्रदेश के सभी गांवों के लिए, देहातों के लिए एक सरकारी सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की नई सरकारी व्यवस्था लागू करके एक मुश्त लगभग 1,10,000 स्थायी नियुक्तियां पंचायत विभाग में की गई, जो ये भी एक अति महत्वपूर्ण उठाया गया कदम था। साथ ही विशेष अभियान के तहत सरकार के अधिकांश विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी भरा गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति व धर्म के लोगों के साथ कभी भी हमने कोई जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज भी स्थापित किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज को भी अन्य समाज की तरह ही पार्टी व सरकार में हर स्तर पर उचित भागीदारी देकर उनको पूरा मान सम्मान एवं सुरक्षा आदि प्रदान की गई तथा जिस पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया गया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सन 2012 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब सपा की सरकार बनी तो तब उस पार्टी की कथनी व करनी में अंतर होने तथा जातिगत द्वेष एवं दुर्भावना आदि होने के कारण सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न व शोषण आदि होने का शिकार होना पड़ा, जिससे दुखी होकर फिर ये लोग सपा सरकार से मुक्ति पाने के लिए भाजपा की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में व प्रलोभन आदि में आ गए और उनको अपना वोट देकर उनकी भारी बहुमत की सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ बनवा दी, जिस पर ये सरकार अभी तक भी खरी नहीं उतरी है। और अब इस भाजपा सरकार के शासनकाल में भी उन पर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, शोषण व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि होनी कम नहीं हुई है, बल्कि उनके विरुद्ध दिल दहलाने देने वाली ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो देश भर में चर्चा का विषय रहा है, जिससे अब प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी
एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफी ज्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर बीएसपी ने इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर पहले चरण के तहत यूपी के लगभग सभी जिलों में विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो बीजेपी व उनकी सरकारी बाधाओं के बावजूद भी जबरदस्त सफल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी कार्यक्रमों में इस वर्ग के लोगों की लगातार उत्साहपूर्ण व धमाकेदार हुई भागीदारी ने सभी बीएसपी विरोधी पार्टियों को काफी चिंतित व बेचैन भी करके रख दिया है, जिसके कारण ही अब बीजेपी भी यहाँ बीएसपी की तर्ज पर प्रबुद्ध वर्ग के तथा महिलाओं आदि के भी सम्मेलन करने में जुट गई है। इसके साथ ही अपनी आदत से मजबूर अब ये लोग इस वर्ग को गुमराह करने के लिए रोजाना नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि इस्तेमाल करने में लगे हैं, किंतु प्रबुद्ध वर्ग व इनमें भी विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग अब सत्ता परिवर्तन के लिए यानी कि फिर से यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काफी हद तक अपना मन बना चुके हैं, जिसे रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं लगता है, चाहे अब ये पार्टियां बीएसपी की कितनी भी नकल क्यों ना कर लें। और अब मैं पहले चरण के इस कार्यक्रम के समापन पर तथा दूसरे चरण के कार्यक्रम की भी शुरुआत करने के मौके पर मीडिया के जरिए प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों से यही अपील करती हूँ कि वे अपने परिवार के हित एवं कल्याण के लिए तथा उनके जान माल व ईमान की सुरक्षा एवं मान सम्मान आदि के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए भी दलित समाज की तरह वे उनसे प्रेरणा लेकर पूरे तन मन धन से बीएसपी से जरूर जुड़ें। जो ये दलित समाज मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपना खास आदर्श मानकर विरोधी पार्टियों के किसी भी प्रलोभन व बहकावे आदि में कभी भी भटके बिना तथा उनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का भी काफी डटकर सामना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एकमात्र अनुयायी पार्टी व उनके मजबूत नेतृत्व के साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, जो ये हमारी पार्टी के लिए काफी गर्व की भी बात है। इसके साथ ही अब मेरा अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों से भी ये वायदा है कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। इसके अलावा आज इस मौके पर यहाँ मैं किसानों के संबंध में भी मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए बीजेपी ने मैं इसके अलावा यहाँ मैं इस मौके पर किसानों के संबंध में मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था। वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग 1 वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है और इस आंदोलन के दौरान करीब 500 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है, परंतु सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बल्कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया कि इन आंदोलनकारियों के सर
लाठी से फोड़ दो। जिसके बाद वहाँ के डीएम ने किसानों के सर पर लाठियाँ बरसाई, जिससे एक किसान की मृत्यु भी हो गई। और फिर वहाँ के सीएम ने इस कार्यों को सही ठहराया। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने तो सिर्फ झूठा वायदा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमने तो ऐसा करके दिखाया है, अर्थात अपनी हुकूमत में किसानों की आय दोगुना करके दिखाई है। और इस मामले में किसानों को ये मालूम है, उत्तर प्रदेश के किसानों को ये मालूम है कि सन 2007 में किसानों को गन्ने का मूल्य सिर्फ 125 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, मेरी गवर्नमेंट बनने से पहले। हमने उसे हर साल बढ़ाया। जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसे हर साल बढ़ाया, और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो तब उसका मूल्य 2 गुना हो चुका था, अर्थात हमने उसे 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। परंतु ठीक इसके विपरीत सन 2012 से सन 2017 के दौरान, जबकि सपा की सरकार थी, तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक बार मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उसने तो सन 2017 से 2021 के बीच में, यानी कि अपने लगभग पूरे 5 साल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है। जबकि झूठे वायदे करके इस पार्टी ने किसानों का वोट लेते वक्त ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही आज मैं फिर से किसानों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरन थोपे गए 3 कृषि कानूनों को यहाँ कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मैंने दिनांक 30 जुलाई 2021 को वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल से मिलने पर वे उनकी सभी मांगों को सुनने के बाद तथा उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हमने इस मामले में ये भी तय किया है कि सन 2022 में बीएसपी की सरकार बनने पर तुरंत एक आयोग गठित किया जाएगा और इस आयोग के माध्यम से अति शीघ्र रिपोर्ट लेकर इनकी सभी जायज मांगों का स्थायी हल निकाला जाएगा। और खास तौर से जो पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी इन स्कूलों में कार्यरत हैं तो उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की भी व्यवस्था की जाएगी तथा इनकी सेवा नियमावली भी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुझे संस्कृत विद्यालयों के संबंध में भी ये मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी संस्कृत विद्यालय हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सरकारी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस कारण अब लगभग 50% संस्कृत विद्यालय बंद हो गए हैं तथा बाकी विद्यालय भी बंदी के कगार पर हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर फिर इन सभी संस्कृत विद्यालयों को सरकारी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें पुनः संचालित किया जाएगा तथा अध्यापकों व अन्य स्टाफ के खाली पड़े सभी पदों को भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। मुझे कल मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में अपनी सरकार में तबाह व बर्बाद करने के मामले में भी सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड
व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए, ये भी मेरी उनसे खास अपील है। और इस मामले में वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी जो कहती है वह करके भी दिखाती है। और अब मैं मीडिया बंधुओं को अपने खुद के बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2 फरवरी सन 2021 से लगातार यहाँ लखनऊ में स्थित हूँ, मौजूद हूँ और आए दिन मैं पार्टी की छोटी बड़ी बैठकें लगातार यहाँ ले रही हूँ। मीडिया आदि में भी मैं बीच बीच में ज़रूरत अनुसार अपनी पार्टी का स्टैंड रखती रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ खासकर कुछ जातिवादी मानसिकता वाला मीडिया मेरे बारे में अक्सर यही चर्चा करता रहता है कि बीएसपी प्रमुख अभी बाहर क्यों नहीं निकल रही है, जबकि वास्तव में इसका मुख्य कारण कोरोना नियमों की आड़ में भाजपा की सरकारी मशीनरी द्वारा अपनी पार्टी के लोगों पर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत की जाने वाली उनकी जबरदस्ती की कार्रवाई से उन्हें बचाना है। जैसा कि पार्टी के किए गए प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रमों में हमें ऐसा काफ़ी कुछ होते हुए देखने के लिए मिला है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बहुत कम संख्या में इन कार्यक्रमों में इन्हें आने दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे ऐसे कार्यक्रम में इनके लाख रोकने के बावजूद भी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आने से कतई भी रुकने वाले नहीं हैं। और फिर यही होता यदि मैं चली भी जाती फील्ड में तो यही होता कि हमारी पार्टी के लोगों पर अब तक काफ़ी भारी तादाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है और ऐसा हो जाने पर फिर हमारी पार्टी के ये लोग खासकर चुनाव के समय में अपने अपने क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवारों को कि वे ज़्यादातर कोर्ट कचहरी व थानों आदि में ही अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर मजबूरी में मुझे अपनी पार्टी की चुनावी तैयारी अपने लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय से तथा फिर अपने निवास स्थान पर बने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय से ही करनी पड़ी है। और इसलिए ही आज प्रबुद्ध वर्ग का समापन कार्यक्रम भी हमें मजबूरी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखना पड़ा है। हालांकि हमारी ये दिली तमन्ना थी कि पहले चरण का ये जो कार्यक्रम है समापन कार्यक्रम तो ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया जाता, हमारी ये दिली तमन्ना थी। लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली कि काफ़ी जगह इन्होंने संख्या निर्धारित कर दी थी, जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रोग्राम हो रहे थे श्री एस.सी. मिश्र जी के, तो कुछ जगह इन्होंने जानबूझकर तो ये संख्या निर्धारित कर दी थी कि 50 से ज़्यादा लोग प्रोग्राम में नहीं आएंगे। अब यदि हम लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान में परमिशन भी ले लेते हैं और उस पर ये कह देते कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो स्टेज बनी हुई इतने लोग तो उसी पे ही आ जाते, फिर बाद में लिखते मीडिया के जरिए बाद में उसको पब्लिश करवाते कि जो प्रबुद्ध वर्ग का जो समापन प्रोग्राम है वो बुरी तरीके से विफल हो गया है, फेल हो गया है। फिर ये भी प्रचार करते। इनके इन सब हथकंडों को ध्यान में रखकर ही फिर हमने आज प्रबुद्ध वर्ग का समापन कार्यक्रम भी हमें मजबूरी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखना पड़ा है। लेकिन चुनाव घोषित होने पर फिर ये सरकार पार्टी के प्रोग्राम में हमारे लोगों के आने की संख्या पर जल्दी से रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि ऐसा किए जाने पर फिर सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत कर सकती हैं, अर्थात फिर ये लोग भीड़ को आसानी से रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें चुनाव घोषित होने से पहले अब बहुत ही संभल कर चलना होगा। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, पार्टी के सभी लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले महीने 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है
और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके आदर सम्मान में व इनके नाम पर जहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा भारी स्मारक स्थल भी बनाया है। और पिछले कई वर्षों से इस मौके पर आप लोग यहाँ लखनऊ आकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर आप लोग लखनऊ मंडल को छोड़कर बाकी मंडलों में मंडल स्तर पर विचार संगोष्ठी के जरिए इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के विशेष आग्रह पर इस बार आप लोग पूरे प्रदेश से यहाँ लखनऊ आकर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अर्थात इस बार आप लोग मंडल स्तर पर कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आकर आप लोग इनको लखनऊ में जहां मान्यवर श्री कांशीराम जी का स्मारक स्थल बना है वहां आकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप लोगों के साथ साथ फिर मैं खुद भी उस दिन मान्यवर श्री कांशीराम जी के स्मारक स्थल पर पहुंचकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी तथा आप लोगों का भी आभार प्रकट करूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार आप लोग पूर्व की तरह अपने अपने मंडल में इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोग प्रातः 8 बजे से ही लखनऊ के स्मारक स्थल पर पहुंचकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही आप लोग जहां अपने आने के दौरान जब आप लोग 9 अक्टूबर को स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे तो इसके साथ ही आप लोग जहां अपने आने के दौरान अपने खाने का भी खुद ही प्रबंध करके लाएंगे। इसके बाद अर्थात श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर आप लोग अनुशासित तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में वापिस चले जाएंगे। पार्टी के जिम्मेवार लोग इसके लिए इनकी पूरी मदद भी करेंगे। लेकिन लखनऊ में आते व वापिस जाते समय भी पार्टी के लोगों को कोरोना नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे भी अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि पूरी दुनिया में वे अपने भारत देश में भी कब और नई बीमारी आ जाए, लेकिन कुदरत से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब कोरोना की तरह आगे कोई भी बीमारी, कोई भी नई बीमारी अपने भारत देश में या दुनिया में ना आए। हालांकि अब तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए। जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा व स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। ऐसे हालातों में अब हमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी के लोग मास्क लगा कर ही आएंगे। जब आप लोग इधर लखनऊ आएंगे 9 अक्टूबर को तो कोई भी बिना मास्क लगाए हुए लखनऊ में स्मारक स्थल पर नहीं पहुंचेगा। आप लोग सब अपना मास्क लगाकर जरूर आएंगे। और इस संदर्भ में और भी जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए मैंने प्रदेश के सभी मंडलों के पार्टी संगठन के केवल मुख्य सेक्टर प्रभारियों की जो पूरे मंडल को देख रहे हैं, जिलों को नहीं, जो पूरे मंडल को देख रहे हैं उनकी, तथा सभी 75 जिला अध्यक्षों की भी कल प्रातः 11 बजे से यहाँ प्रदेश कार्यालय में अति जरूरी बैठक भी बुलाई है, जिसको मैं खुद ही लेने वाली हूँ। और अब मैं पहले चरण के तहत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग के किए गए कार्यक्रमों का जो जबरदस्त सफल रहे हैं, इसके पहले चरण का समापन करते हुए अपनी बात को यही विराम देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को फिर से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस बार जब बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी सन 2007 की तरह, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार सन
साथ में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने अपने पूरे कार्यकाल में सर्वजन हिताय अपनी सरकार की हर नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बनाकर जो सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। तो मैं आपको ये वायदा करती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब आपकी ये सरकार फिर से बन जाएगी तो आप लोगों को सन 2007 के दौरान जैसे हमारी सरकार बनी, जिस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है और उत्तर प्रदेश को बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है। अभी हमारी महिलाएं इधर आई हुई हैं बड़ी तादाद में, लेकिन वर्तमान सरकार में और पिछली सपा सरकार में भी आप लोगों को देखने के लिए मिला है कि हमारी महिलाएं दिन छिपे के बाद वो अकेले अपने घर से आज भी वो नहीं निकल सकती हैं। चाहे वो बीजेपी के लोग जो वर्तमान गवर्नमेंट है, मुझे चाहे वो कितना भी नाटकबाजी क्यों ना कर लें, क्योंकि मुझे ये मैंने एक चैनल देख रही थी, हिंदी चैनल, तो उसमें बीजेपी वाले एक भाभी जी को लेकर घूम रहे थे। तो वो औरतों में जाकर, महिलाओं में जाकर पूछ रही है कि ये वर्तमान भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है। वो प्रायोजित तरीके से वो महिलाएं चयनित कर लेती है, उनसे फिर वो अपने पक्ष में सरकार वो हवा बनाती है। तो ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो बिहार के तर्ज पर ये कर रहे हैं। अभी पता नहीं एक नहीं कितनी भाभीियों को लेकर ये घूम ले। अब महिलाएं इनके चक्कर में जल्दी से आने वाली नहीं है, इनके बहकावे में जल्दी से आने वाली नहीं है। और इसके साथ ही मैं मीडिया बंधुओं को और आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरी पूर्व की रही चारों सरकारों में खास तौर से दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जो समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए, जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी समर्पित की, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है, उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। आज उन्हीं के ही बताए हुए रास्तों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी इस कार्य में लगी हुई है। पूरे देश में हम लोग समता मूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। ये सर्व समाज की पार्टी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसे जो संत गुरु और महापुरुष हुए, जिन्होंने इस देश में समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की, तो मेरी 4 रही सरकारों में मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में, तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की। ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अब तो जब आगे सरकार बनेगी केवल उनके रख रखाव का ध्यान रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय,
मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। बच्चा बच्चा ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया है, तो मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगेगी। लेकिन यहाँ मैं सभी धर्मों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि कुछ धर्म के लोग ये चाहते हैं कि उनके भी संतों गुरुओं को आदर सम्मान मिले, तो उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनको तो मैंने आदर सम्मान देकर अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन इसके अलावा अन्य वर्गों में से जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे संतों, गुरु और महापुरुषों का भी आदर सम्मान किया जाए, तो उनकी धार्मिक भावनाओं का खास तौर से हम लोग सम्मान करते हुए उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं अंत में आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए खास तौर से जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने लगा दी, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनको मैं नमन करते हुए अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी की सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, और आप जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 74 जिले में आने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह का समर्थन हमको पूरे प्रदेश में मिला है कि अब सन 2022 में बहन मायावती जी को आप लोग 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने का काम करेंगे। और ये संकल्प हमारी हर मीटिंग में हमारे साथियों ने लेने का काम किया है। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बहुत सूक्ष्म में अपनी बात रखूंगा कि क्योंकि हमारी नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। लेकिन अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक बार जो मैं अंत में संकल्प लेवाता था, मैं एक बार शुरू में आपसे संकल्प करवाना चाहता हूं कि हम लोग 2022 में बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार ये हम लोगों को इशारा कर दीजिए कि आप ये संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। मैं पिछले 23 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में गया हूं और अयोध्या से हमने शुरुआत की थी। अयोध्या से जब हमको बहन मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत, हमने पूछा कहां से करें, उन्होंने कहा अयोध्या से करिए। हमने अयोध्या को चुना और अयोध्या से जाकर के हमने श्री राम लला के दर्शन करने के बाद अपनी हमने यात्रा शुरू करी। और इस बात को हम बाद में समझ पाए कि अयोध्या जाने के लिए हमसे क्यों कहा गया कि पहले अयोध्या जाइए, क्योंकि ये सभी को मालूम है पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। झूठे वायदे, धोखा देना, लोगों को प्रलोभन में लेना, लोगों को बहकावे में लेना, और जब कुछ न चले तो ये कहना कि धर्म के नाम पे हमको वोट दे दो, और धर्म के नाम पे ना मिले तो देश के नाम पे वोट मांग लो। और अयोध्या जब हम गए तो इसीलिए जब हम पूरे अयोध्या में घूमे तो हम आज तो यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अयोध्या के बहुत बड़ी संख्या में यहाँ संत महात्मा आए हैं। अयोध्या से ही नहीं आए हैं बल्कि वाराणसी से भी आए हैं, चित्रकूट से भी आए हैं और मथुरा वृंदावन से भी आए हैं। आज सभी धामों से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। उन सबका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने वहाँ अयोध्या जब हम गए थे
इनसे हम मिले तो इन्होंने अयोध्या के बारे में हमने पूछा कि अयोध्या में आखिर क्या हुआ। अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ष पिछले 5 वर्षों से सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपया बजट में निकालती है, और बजट में निकालती है कि हमको ये अयोध्या में लगाना है। तो अयोध्या में कहाँ लगा? मंदिर के नाम पे लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, 93 से लेकर के अभी तक इकट्ठा किया। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो फिर झोला लेकर के पूरे देश में भेज दिया और प्रदेश में भी भेज दिया कि जाओ और इसमें रुपया मांग के लाओ कि राम का मंदिर बनाना है, और फिर से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर लिए। अयोध्या जब हम गए थे तो हमने सोचा था कि वहां तो ये इतना रुपया बजट का लग चुका है तो ये तो सोने की नगरी बन चुका होगा। लेकिन पूरा अयोध्या घूमने के बाद, और जब आप प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी जिले में भी चले जाइए, खराब से खराब जिला, हालांकि आज के हालात तो ये हैं कि हर जिला खराब है, कहीं पर सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे के अलावा कुछ नहीं है, कोई भी तरक्की नहीं है। लेकिन अयोध्या में जब जाइए तो अयोध्या के वासी यहाँ आए हुए हैं, अयोध्या नगरी को देख करके लगता है कि वहां तो सबसे खराब जिला है, और सबसे खराब देखभाल अगर की गई है तो अयोध्या की गई है। वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो आखिर ये रुपया गया कहां? अयोध्या में जो रुपया उसके नाम से निकाला गया वो कहां इस्तेमाल किया? अयोध्या में तो हमें सिर्फ वही काम दिखा जो कि उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार 2007 से 12 में थी, जो कार्य हुए थे उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखा। चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो कई करोड़ों का रुपए लगा करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, जिससे कि नदी में जो पानी गिरे, सरयू नदी में, वो गंदा पानी ना गिरे। जो परिक्रमा, जिसमें कि हर वर्ष परिक्रमा लोग करते हैं जाकर के, उस परिक्रमा स्थल की हालत इतनी बदतर थी, इतनी खराब थी। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार में उस पूरे परिक्रमा स्थल को ठीक तो कराया ही, लेकिन उसके पहले पूरे अयोध्या में सीवर लाइन डलवाई, नया पानी पीने का पाइपलाइन डलवाया, उस परिक्रमा स्थल को चौड़ा करके 12 मीटर पहुंचाने का काम किया, और सरयू नदी के तट को भी ठीक करने का काम किया, वहां के घाट बनाने का काम किया। जिन घाटों में आजकल हर वर्ष साल में 2-3 बार 2 से 3 करोड़ दीपक जला करके 250-300 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और वो भी किसके दीपक? इस प्रदेश के कुम्हारों के दीपक उनको पसंद नहीं आते हैं। दीपक लेते हैं, चाइना से मंगाते हैं, बत्ती मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, पैसा उनके ऊपर खर्चा करते हैं। तो धर्म के नाम पर जो छलावा इनका था वो देखने को मुझे स्वयं मिला। इसके बाद जब हम वाराणसी गए, वाराणसी जाकर के हमने सोचा वहां के तो हालात बहुत अच्छे हो गए होंगे, लेकिन वहां के हालात भी देखने के बाद पता लगा कि वहां के हालात भी उतने ही बदतर हैं जितने कि अयोध्या के थे। वहां पर भी कोई काम नहीं हुआ। 125 करोड़ रुपए खर्च करके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहन मायावती जी की सरकार में बना था 2007 से 12 के बीच में, उसको भी इन्होंने सुचारू रूप से बना के रखने का काम नहीं किया। इन्होंने जो 80 घाट 2007 से 12 के बीच की सरकार में बनाए गए थे, सुदृढ़ किए गए थे, ठीक किए गए थे, और नए घाट भी बनाए गए थे, उसके अलावा उन घाटों में कोई काम नहीं हुआ। वहां पर सड़कों में जो सीवर लाइन डलवाई गई थी उस समय पूरे जिले में, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। वहां पर हुआ है तो क्या हुआ? सिर्फ मंदिर में विध्वंस करने का काम हुआ। धर्म के नाम पे आपसे वोट लेते हैं। मैं तो, जो साधु संत वाराणसी से आए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाकी लोग नहीं है वहां से आए, बाहर दूसरी जगह से हैं, आप लोग जा करके देखिए, आप लोगों का हृदय की गति बढ़ जाएगी। आप लोग इतने दुखी हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। उस मंदिर में, परिसर में, जहां काशी विश्वनाथ जी के हम लोग दर्शन करके, और उसके बाद परिसर में जो और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी उनके दर्शन करते थे, चाहे वो माँ पार्वती हो, और चाहे वो वहां पर गणेश, भगवान श्री गणेश जी हों, और चाहे वहां पर हनुमान जी हों, उन सभी को उन्होंने, चाहे अन्नपूर्णा देवी जी हों, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी जिनको हटाना या तोड़ना वर्जित है, हम लोगों के यहाँ वर्जित है। लेकिन इन्होंने उनको हटा दिया, मंदिर तोड़ दिए, और तोड़ करके लगभग 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं, और जहां से सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़ने के बाद जो शिवलिंग निकले, इनको इन्होंने गंगा नदी में फेंकने का काम किया,
काफी तो बोरे में बंद करके वहां लंका थाना है उसमें बंद करके रखा हुआ है। चित्रकूट गए, चित्रकूट में जाकर के देखा तो चित्रकूट में भी वही हालत है। जहां पर भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, वहां तो वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ये लोग तो 11.5 वर्ष वहां पर उन्होंने वास किया था, उसको भी इन्होंने इतना उसके हालात खराब कर रखे हैं कि आप जब वहां जाएंगे तो स्वयं देख लेंगे। लेकिन इसके बाद हम वृंदावन गए। जब वृंदावन गए हम, वृंदावन के हालात आप सब लोगों से छुपे नहीं। वृंदावन से बहुत से हमारे साधु संत आए और लोग भी आए, वो सभी जानते हैं। वृंदावन के जो हालात थे 2007 के 12 वो इसी प्रकार से थे जैसे इन जिलों के हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2007 से 12 के बीच में और बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो हमने जब वहाँ के हालात उनके सामने रखे तो उन्होंने हमको निर्देशित किया कि जाइए वहाँ का समग्र विकास करने का काम करिए और बजट की चिंता मत करिएगा। हम वहाँ पर गए, वहाँ से लोगों से बातचीत की और वहाँ पर हमने कहा आपके पास क्या नहीं है ये बताइए। उन्होंने कहा कि हमसे ये पूछिए कि आपके पास क्या है तो हम बताएं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पूरे वृंदावन मथुरा में, वृंदावन में सीवर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है। हम लोगों ने सीवर लाइन बनवाई, पानी की लाइन डलवाई, परिक्रमा वहां से लेके गोवर्धन तक की होती है, उस पूरे परिक्रमा के स्थल को ठीक कराया, कई किलोमीटर का। उसको ठीक कराने के बाद वहां पर विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। वहां के जो लोग आते थे, बुजुर्ग बीमार हो जाते थे, उनकी देखभाल नहीं हो पाती थी, महिलाएं भी होती थी, वृद्ध भी होते थे, तो वहां 100 बेड का एक अस्पताल, आधुनिक अस्पताल बनाया गया। इतना ही नहीं, वहाँ बस अड्डा नहीं था तो बस अड्डा बनवाने का काम किया गया, जिससे लोगों को कई कई किलोमीटर से चल के ना आना पड़े वहाँ पर। और उसके साथ में वहाँ पर मथुरा और वृंदावन के बीच में लोग आपस में नहीं आ जा पाते थे क्योंकि पुल नहीं था और वहाँ रेलवे लाइन थी। तो बहन मायावती जी ने तुरंत उसका सैंक्शन करके और वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाने का काम किया, जिससे कि आज 5 मिनट के अंदर वृंदावन से लोग मथुरा में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक वृद्धाश्रम बनाने के बाद वहाँ पर जो लोग हैं उनका एक मेला हमको चाहिए। मेला की दिक्कत होती है। एक गोवर्धन मेला कई वर्षों से होता जा रहा है। पिछली जितनी सरकारें आई सब में उन्होंने अनुरोध किया कि हमको गोवर्धन मेला के एक सरकारी मेला घोषित कर दीजिए। किसी ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसको मेला घोषित करने का भी काम हुआ। वहाँ पर टोल टैक्स लगता था, उसको हटा करके, टैक्स हटा करके गाड़ियां सीधे वृंदावन तक, और वहां पर पार्किंग के स्थल बनाए गए। वहां पर बस अड्डा नहीं था, इसके साथ में बिजली घर नहीं था, बिजली घंटे भर की आती थी। वहां पर नया बिजली घर बना करके 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, ये लोग सिर्फ श्री राम का नाम लेते हैं, ये सीता का नाम नहीं लेते हैं, ये पार्वती जी का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्या बात है, महिलाओं से इतनी इनको चिढ़ क्यों है। आज भी महिलाएं इतनी उत्पीड़ित है पूरे प्रदेश में। महिलाओं के साथ में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दुराचार हो रहा है। कह रहे थे वोट ले रहे थे महिलाओं के नाम से, महिलाओं से वोट मांगा कि सुरक्षा के नाम पे वोट दे दो। क्या वोट दिया? हम तो पूरे प्रदेश में घूम के आए हैं। जितना दुखी इस समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो शायद और लोग अन्य नहीं होंगे जितनी महिलाएं दुखी हैं। उनके साथ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर 2 घंटे में दुराचार होता है और बलात्कार होता है। यही इनकी सुरक्षा थी। किस तरह से हाथरस में एक दलित महिला के साथ में इन्होंने किया, वो सबने देखा कि उसके मर जाने के बाद उसके साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसका मृत शरीर भी उनको घर वालों को नहीं देखने के लिए देते हैं और मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे कर देते हैं, जला देते हैं। किस तरीके से खुशी दुबे, जो कि 16.5 साल की लड़की थी, और सिर्फ आपने कहा कि हमें जिस व्यक्ति को आपने कहा कि इसने गोली मारी उसको मारना, उसके नाम पे आपने खुशी दुबे को भी जेल में बंद कर दिया। एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी तो 30 तारीख को हुई थी, 1 तारीख उसका पहला दिन था। उस दिन तो उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, बंदूक क्या वो हाथ में लेती, और उसको भी जेल में 1 साल से बंद कर रखा है। और उसको बेल ना होने पाए इसके लिए जितने झूठी सर्टिफिकेट बनाने से लेके आपने हर चीज करने का काम किया जिससे कि उसकी बेल ना होने पाए। इतना ही नहीं, इन्होंने जो घर में महिलाएं काम कर रही थी उनको भी उठा ले गए, 2 महिलाओं को उठा ले गए, उनके पतियों को तो मार ही दिया। खुशी दुबे को पति को आपने गोली से उड़ा दिया।
और जिस महिला जो काम कर रही थी उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची मासूम सी, उसको भी जेल में ले जा करके रखा हुआ है, उसकी माँ के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, पूरे ये महिलाओं के साथ में इनकी ये सोच है। और इसीलिए आपने देखा कि इन्होंने कभी भी सीता का नाम नहीं लिया, माँ सीता का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो चित्रकूट हो चाहे बिठूर हो, बिठूर में जहाँ सीता जी रही थी जाकर के लव कुश के साथ में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, बहन मायावती जी की सरकार में उस स्थान का समग्र विकास करते हुए, और वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, सीता रसोई से सीता मंदिर से लेकर के और लव कुश के आश्रम तक सब बनवाने का काम किया। इसलिए आपको इनको ये ध्यान रखना है कि ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये उसी तरह से धोखा देने का काम फिर से आके आपके बीच में करेंगे जैसे पहले कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में चले जाएंगे। 15 नए पैसे नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां हर एक नौजवानों को मिल जाएंगी। 2 करोड़ नौकरियां तो इन्होंने छीनने का काम किया। जितने इस देश की धरोहर थी, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे उत्तर प्रदेश और देश में, वो सब एक एक करके जो आपकी कमाई से थे उसको इन्होंने बेचने का काम किया, उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम किया। और इतना ही नहीं, फिर आप ही के पैसे से पहले तो आपको रोटी रोजी छीन लेते हैं, बेरोजगार कर देते हैं, कारखाने बंद करा दिए, नोटबंदी लगा करके, जीएसटी लगा करके, और जब लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास खाने पीने को नहीं रह गया, तो आप कहते हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, इससे आप अपना जीवन चला लीजिए। और 5 किलो का अनाज भी जो दे रहे हैं उसके बोरे की कीमत उस 5 किलो अनाज से 5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इनको अपनी पार्टी के नेताओं की फोटो लगानी थी, उसमें अपना पार्टी का नाम लिखना था। ऐसा लग रहा है जैसे भीख में ये 5 किलो अनाज लोगों को देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इनका चेहरा पहचानिए, इनका असली चेहरा जानिए। ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, और चाहे अन्य समाज के लोग हों, किस तरह से इन्होंने इनके साथ में अन्याय किया है ये किसी से छुपा नहीं है। और उसी जगह और ये विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पे क्या करते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। विकास तो किसने किया ये सभी जानते हैं। इस प्रदेश में अगर विकास की बात होगी तो किसका नाम लिया जाएगा ये भी सब जानते हैं। सिर्फ बहन मायावती जी का नाम लिया जाएगा और किसी का नहीं लिया जाएगा। चाहे वो जिस तरफ देख लीजिए, विकास क्या उन्होंने ऐसा दौड़ लगाया था। 5 साल की सरकार थी, लेकिन 5 साल की सरकार में क्या क्या नहीं किया उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 1-2 नहीं, 29,500 डॉक्टर अंबेडकर नाम से जो गांव थे उनका समग्र विकास किया। और इतना ही नहीं, 29,000 प्राइमरी स्कूल खोले, नए स्कूल प्राइमरी स्कूल 29,000 खोले, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल खोलने का काम किया, आधा दर्जन से ज्यादा 7 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। और उसमें तो एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में ऐसी खोली है जो विश्व में अपने आप में अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जिसमें कि विकलांग जन पढ़ते हैं। पूरे विश्व में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आदरणीय बहन मायावती जी ने देने का काम किया। कितने मेडिकल, 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, 23 नए जिले बनाने का काम किया। ये तो जिलों को खत्म करने का काम करते हैं। आपने तो 23 नए जिले बना करके, और जब जिला बनता है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जिले का समग्र विकास होता है, पूरा विकास हो जाता है, और आगे वो जिला तरक्की करता है। ये काम किसने करने का काम किया? ये सिर्फ बहन मायावती जी ने करने का काम किया। ये इनकी सोच नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ को देख लीजिए, नोएडा को देख लीजिए, पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पर। जितनी फिल्में बनती हैं आजकल, वो जो जितना कार्य 2007 से 12 के बीच में लखनऊ में हुआ, चाहे वो मेट्रो हो, मेट्रो की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे की नींव बहुजन समाज पार्टी में रखी गई थी। जमीनें अधिग्रहण कर गई थी, उसके आगे कार होना था, उसके पहले सरकार चली गई थी। जेवर एयरपोर्ट, जिसको कि अब सब ये लोग लेकर के चल रहे हैं, वो जेवर एयरपोर्ट किसने शुरुआत की, किसने बनाने का काम किया, वहाँ की ज़मीन किसने इकट्ठा करने का? बहन मायावती जी ने करने का काम किया था, किसी और की सोच नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी जर्जर थी, 6,500 मेगावाट की बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में।
लेकिन उसको बढ़ा करके 13,500 पहुंचाने का काम 7 नए कारखाने लगा करके अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी ने नहीं किया, बहन मायावती जी ने किया। आज नोएडा और लखनऊ विश्व में सबसे बड़ी और सुंदर जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी, ये लोग स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपया खा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां तो लगा करके दिखाने का काम किया। आज अपने विज्ञापन में ही हर महीने अपना विज्ञापन करने के लिए ये सरकार 300 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करती है। 300 करोड़ का बजट पारित कराया हर महीने का, और उसमें ये जो आरटीआई से खबर मिली है उससे 300 करोड़ रुपया ये खर्च करते हैं खाली अपने बारे में। आप सोच लीजिए कि 36 करोड़ रुपया एक साल में खर्च करते हैं, तो 5 साल में इन्होंने कितने हजार करोड़ रुपया तो खाली अपने विज्ञापनों में कर दिया। अगर यही रुपया इन्होंने विकास के नाम पे स्कूलों पे लगा दिया होता, टीचरों को दे दिया होता, नियुक्तियां कर दी होती, तो आज ये वित्तविहीन टीचर जो हैं और उनकी जो महिला है वो सर मुड़ा करके विधानसभा के सामने ये नहीं कहती कि हम इस सरकार की अंत्योष्टि अपने सर मुड़ा के करने का काम कर रहे हैं, ये घोषणा नहीं करने के लिए मजबूर होती। आज मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनके लिए इनको चिंता नहीं है। किस तरह से कोरोना में लोगों ने परेशानी झेली है, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन न होने की वजह से उन लोगों को मौत देखनी पड़ी, उनके परिवारजन कितने दुखी हुए, लेकिन ये तो इसी पे खुश हैं कि हमने तो विज्ञापन चला करके ये कह दिया कि कोरोना में हमने सबसे अच्छा काम किया है। क्यों नहीं कहते हैं कि अच्छा काम कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर लाशें गिरी हैं तो हमारे प्रदेश में गिरी हैं कोरोना के दौरान, और उनको जलाने की भी जगह नहीं मिली, उनको तो गंगा में ऐसे ही बहाने का काम किया या गंगा नदी के किनारे ऐसे ही दफनाने का काम किया। इसको कहना चाहिए इनको। इसलिए हमारा आपसे ये अनुरोध है, आपके बीच में सारी बातें हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी ने आपके सामने बहुत विस्तार से रख दी हैं, और हम भी आपके बीच में हर जिले में जा करके हमने अपनी आपके सामने बातें रखने का काम किया। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहेंगे, आपको सब बातें मालूम ही हैं, लेकिन लखनऊ के लोग आज यहाँ पहली बार आए हैं, प्रदेश के हर जिले से भी जो लोग आए हैं वो तो सब जानते ही हैं, और लखनऊ के जो आए हैं उन्होंने सारी बातें सुनने का काम किया। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपने जो हमारे साथ अभी संकल्प लिया है उस संकल्प को आगे ले जाने का काम करिएगा। आज इतनी बड़ी संख्या में इस गोष्ठी में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में वकील लोग आए हैं, अपनी अदालत का काम छोड़ करके यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और उसमें सब वरिष्ठ अधिवक्ता लोग भी हैं, डॉक्टर्स लोग आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं, और उन सबसे ऊपर तो हमारे बीच में जस्टिस RN पांडे जी आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी हमारे साथ में आज यहाँ पर इस गोष्ठी में, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी में आए हुए हैं। हम आप सभी लोगों को, और ख़ास तौर से जो हमारे साथ में 74 जिलों में लोग रहे, उनके नाम लेने लगेंगे अगर हम तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए उनका नाम न लेते हुए उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे साथ इस कोरोना काल के दौरान में भी और कंधे से कंधा मिला करके और बड़ी संख्या में, और हमको लगभग अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख ब्राह्मणों से उन्होंने हमको रूबरू कराने का काम किया। अगर सारी मीटिंगों का हम जोड़ कर लें तो 10 लाख ब्राह्मणों से और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से हमें मिल करके उनसे बात करने का मौका मिला, और इसीलिए अब की बार हमको बहन मायावती जी के निर्देश जो मिले थे कि आप लखनऊ बार बार नहीं लौटेंगे, एक कार्यक्रम करेंगे, लखनऊ वापस नहीं आएंगे, आप वहीं पर रुकिए, वहीं रहिए, और उस जिले में रह करके आसपास के जिलों के और सभी लोगों से मिलने का काम करिए। और ये जो हमको सुझाव मिला, और इसको मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इससे हमको सबसे व्यक्तिगत मिलने का मौका मिला, व्यक्तिगत उनसे बातचीत करने का मौका। और ये कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, ये 74 जिले का जब शुरू हुआ है, इसके पहले भी आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 वर्षों में चूंकि कोरोना चल रहा था, लगभग 62 बैठकें हमारे घर पे 200 लोगों की, 62 जिलों से 200 ब्राह्मण समाज के लोग अलग अलग जिलों से हमारे कार्यालय में आते थे और उनसे हमारी बैठक होती थी। उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं लोगों के, उन्होंने कहा कि अब इसको प्रदेश में जाने की ज़रूरत है, तब हमने इजाज़त मांगी और हमको इजाज़त मिली कि हम आपके बीच में जाने का काम करें। तो इसका मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आप सब लोगों की तरफ से
जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण समाज के लोग और विप्र समाज के लोग हैं, मैं आप सबको लोगों की तरफ से मैं बहन मायावती जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये लोग अकेले नहीं हैं। ये लोग, ब्राह्मण जो होता है वो अकेला नहीं होता है। एक ब्राह्मण 25 को तो हमेशा साथ में लेके चलता है। उसकी जो बातचीत होती है, उसका जो कार्य होता है, वो अपने तक सीमित नहीं रखता है, उसको वो औरों के बीच में ले जा करके और उनको भी बताने का काम करता है। और इसी बात का इन सब लोगों ने हमसे हर मीटिंग में संकल्प लेने का काम किया है कि हमारी जो बातें इनसे हुई थी, और यही संकल्प आज भी ये लोग ले रहे हैं कि आपने जो इनसे बातें कही हैं, इन बातों को ये लोग यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये अपने साथ में ले जाएंगे। लेकिन अपने साथ ले जा करके ये अपने घर में बंद नहीं कर देंगे, अपने घर वालों से, परिवारजनों से, मित्रगणों से, उन सबके पास जाएंगे। और गांव-गांव, जैसा आपने कहा है, ये लोग गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और इन बातों को उनको बता करके भारतीय जनता पार्टी का जो ये झूठा मुखौटा उनके चेहरे पे लगा हुआ है, इसको ये लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उनका सही चेहरा यहाँ की जनता को दिखा करके, और सन 2022 में कानून द्वारा कानून का राज, जो कि और कोई नहीं चला सकता, सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी चला सकती हैं, जिन्होंने चला करके भी दिखाया है। कैसे अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, 15 दिन पुरानी सरकार थी, और सरकार बनने के बाद वो सोच रहे थे कि अब क्या, अब तो हमारी सरकार है। उन्होंने कैसे गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाया था, और चलाने के बाद बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन उन्होंने शाम को ये काम किया था, सुबह उनको बंगले पर बुलाया गया लखनऊ पर, और इत्तेफाक की बात है कि मैं भी उस समय वहाँ मौजूद था। मेरे सामने किस तरह से उनको वहीं घर से हथकड़ी लगवा करके और जेल में भिजवाने का काम आपने किया था, वो सब ने देखा था, और पूरे 5 साल रखने का काम किया था। क्योंकि आपके कानून में, आपके कानून द्वारा कानून चलाए जाने में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। ये हमारा है और ये अपना नहीं है, इसको छोड़ दो, जैसा कि इस सरकार में हो रहा है कि ये तो हमारे अपने लोग हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं करना, और ये सब है, इनको रोको और ठोक दो। इनका वोट भी लो, इनसे नोट भी लो और इनको ठोक भी दो। ये जो नीति चल रही है सरकार में, इसको जहाँ पर ये कहा जाता हो कि ब्राह्मण को देखो और उसका नाम पूछो और उसके 4 गोली ठोक दो, ऐसी सरकार अब चलने वाली नहीं है। इस सरकार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने संकल्प ले लिया है, और हमारे साधु संत महात्मा जो लोग यहाँ बैठे हैं इतनी बड़ी संख्या में, उन्होंने भी हमको आशीर्वाद दिया है। आज वो यहाँ पर आपको भी देने का काम कर रहे हैं कि अब आने वाले 2022 में इस प्रदेश में अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से ही नहीं, पूर्ण बहुमत से कहीं कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके बनने का कार्य होगा, और पूर्ण बहुमत के साथ में 2007 से कहीं ज्यादा वोटों गिनतियों से, सीटों से जाकर के अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।